ओके, सो ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें समझा दिया है कि जो साइकोलॉजी है वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। ठीक है, अब हम बार बार उसे साइंटिफिक डिसिप्लिन बोल रहे हैं। हम क्यों उसे बार बार साइंटिफिक डिसिप्लिन बोल रहे हैं, हम ये समझेंगे। तो साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि एक डिसिप्लिन क्या होता है। वो ये बताता है कि मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं कैसे पढ़ता हूँ और क्या मेथड्स में यूज करता हूँ जब मैं कोई चीज पढ़ रहा हूँ, कोई फिनोमिना में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सो अब हम साइकोलॉजी में ये पढ़ना चाहते हैं कि कैसे माइंड वर्क करता है और कैसे डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस जो है, यानी कि हमारे जो कॉन्शियसनेस है, रिस्पॉन्सिबल है हमारे डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स के लिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स के लिए। अब अगर हम एक ले मैन की तरह किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे बायसनेस बीच में आ जाएंगे। मतलब बायसनेस का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि तुम्हारा जो बिलीफ सिस्टम है, तुम्हारा जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे जजमेंट को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि किसी ने तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा किया तो तुमने गुस्से को बहुत ज्यादा बुरा समझना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब तुम्हारे सामने कोई भी गुस्सा करेगा तो तुम उस इंसान को गलत इंसान समझोगे या बुरा इंसान समझोगे। ये ले मैन थिंकिंग है, ये कॉमन मैन थिंकिंग है। लेकिन जब साइकोलॉजिस्ट चीजों को देखते हैं, जब साइकोलॉजी चीजों को देखती है, तो वो बायसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। सो वी ट्राई टू मिनिमाइज द बायसेस, दैट इज वाई वी डू नॉट जज। सो इसलिए जब हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं बायसेस, तो हमारे पास में दो तरीके होते हैं। एक तरीका है एक्सपेरिमेंटिंग और दूसरा तरीका है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। एक्सपेरिमेंटिंग की अगर हम बात करें तो मतलब हम इसमें एक रिसर्च ही कर देते हैं। अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आजकल बच्चों में इतना ज्यादा गुस्सा क्यों बढ़ रहा है या लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा क्यों बढ़ रहा है, मैं उनको जज करने की बजाय मैं इस पे रिसर्च कर दूंगी ये समझने के लिए कि क्यों लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा बढ़ रहा है। तो एक तरीके से मैंने इसमें बायसनेस कम कर दिया अपना। मैं लोगों को जज नहीं कर रही हूँ ये बोल के कि हाँ भाई तुम बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो तो तुम गलत इंसान हो। मैं बस उसका रीजन ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। First way is this, and the second way, if we talk about, is subjective interpretation. सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन का मतलब है मैं सामने वाले इंसान से बैठकर बात करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में एक साल से दो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पहले तो बहुत अच्छा पढ़ रहे थे लेकिन एक साल से उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो अब मैं उनसे पूछूंगी कि व्हाट हैज हैपेंड, उनको बिठाऊंगी, उनसे पूछूंगी दैट व्हाट हैज हैपेंड। ये हुआ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन कि मैंने उनकी बात सुनी, क्योंकि उन दोनों के रीजंस डिफर कर सकते हैं या फिर समहाउ सेम भी हो सकते हैं। सो दिस इज सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। तो ये दो तरीके हैं जो हम एज अ साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू मिनिमाइज द बायसेस एंड वी डोंट वांट टू जज द अदर पर्सन। क्लियर हुआ? ओके, इसके अलावा देयर इज वन मोर phenomena that we use, that is self reflection. सेल्फ रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दिस मीन्स सेल्फ अवेयरनेस। ये इंडियन ट्रेडिशन में फॉलो होता है। ठीक है, सो इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी और व्हेन इट कम्स टू मिनिमाइजिंग द बायसेस। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि अगर मैंने खुद को समझ लिया तो सामने वाले को समझना मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा या काफी हद तक आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पहले जो बैचेस चलते थे वो संत नगर वाली ब्रांच में चलते थे। मैं 2 साल से शक्ति विहार वाली ब्रांच में आई हूँ। तो जब मैं शक्ति विहार वाली ब्रांच में आई तो देयर आर 2 बिल्डिंग्स इन शक्ति विहार ब्रांच। तो मुझे पता नहीं था कि दूसरी वाली ब्रांच को जब आखिरी क्लास होती है 8 बजे खत्म होती है तो दूसरी वाली ब्रांच को लॉक करना होता है। मुझे लगा ओके सम सर्वेंट इज देयर, वो लॉक कर देगा। तो और मुझे ये बताया भी नहीं गया था, मैं 1 महीने बिना लॉक करे आती रही। ठीक है, मुझे नहीं पता था। अब 1 महीने से सर्वेंट लॉक कर रहा था, जो हेल्पर है यहाँ पे वो लॉक कर रहे थे।
अब एक रात शायद लॉक हेल्पर ने भी लॉक नहीं किया, अब वो पूरी रात पूरे साथ वाली बिल्डिंग खुली रहेगी, ठीक है। तो यू ऑल नो मान्या मैम, ठीक है। मान्या मैम इज द स्वीटेस्ट पर्सन आई नो, शी इज वेरी वेरी स्वीट। उन्होंने आज तक कभी मेरे से बुरे तरीके से बात नहीं करी, बट उस दिन उन्होंने मुझे बहुत डांटा, लेकिन मैंने बुरा नहीं माना। मैंने ये चीज अपने ऊपर लेकर देखी कि अगर मेरे सामने भी कोई इररिस्पॉन्सिबली बिहेव करता है या फिर ऐसी गलती कर देगा, क्योंकि ऑब्वियसली अंदर चोरी हो सकती है, बहुत चीजें हैं ऊपर, तो अगर मेरे सामने भी कोई इररिस्पॉन्सिबली बिहेव करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा ना, और शायद मेरी भी टोन खराब हो जाएगी बाद में, चाहे मैं अपोलोजाइज कर दूं। मान्या मैम ने भी मुझे बाद में अपोलोजाइज किया, ऑल्दो मुझसे बहुत बड़ी है, बट स्टिल। तो मैं उस चीज का बुरा मान सकती थी, लेकिन मैंने क्या अप्लाई किया, सेल्फ रिफ्लेक्शन। उनके शूज में रहकर मैंने उस चीज को समझने की कोशिश करी कि वो अपनी जगह गलत नहीं है, उनका गुस्सा अपनी जगह एकदम जायज है, और मैंने उस चीज का कोई ऑफेंस नहीं लिया और बात वहीं पे खत्म हो गई। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई सेल्फ रिफ्लेक्शन इन योर लाइफ एज वेल। इससे बहुत सारे झगड़े तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज वाई वी अप्लाई दिस इन इंडियन ट्रेडिशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। एंड क्या, क्योंकि अगर हम बात करें तो दो ही कल्चर्स हैं, इंडियन कल्चर है एंड वेस्टर्न कल्चर है। तो हर जगह साइकोलॉजी में तुम्हें दिखेगा कि कैसे इंडियन कल्चर चीजों को देखता है और कैसे वेस्टर्न कल्चर चीजों को देखता है। तो यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर ने भी सेल्फ रिफ्लेक्शन को अपनाया है, क्योंकि चाहे इंडियन हो या वेस्टर्न कल्चर हो, हर कल्चर सिर्फ वेलबींग चाहता है साइकोलॉजी के जरिए। तो दैट इज वाई इवन द वेस्टर्न कल्चर अप्लाई सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो जो पहली लेबोरेटरी, फर्स्ट लेबोरेटरी of psychology was developed in 1879 in Leipzig, Germany. ठीक है, कैन बी अ वन मार्कर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये चैप्टर 1 का पीटी में आएगा ही आएगा, चैप्टर 1, हाँ एक ही चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ही आएगा। अगर ये चैप्टर आता है तो ये क्वेश्चन तो आई थिंक आएगा ही आएगा, 1 नंबर का, चाहे एमसीक्यू में आए, चाहे फिर जैसे मर्जी मैम ने, लेकिन ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज डेवलप्ड इन 1879 लिप्सिक इन जर्मनी, ठीक है। ओके, सो जो साइकोलॉजी है बहुत हद तक सोशल साइंस से कैटेगराइज की जाती है, लेकिन आज अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी साइंस की स्ट्रीम में भी बहुत जगह दी जाती है। अब जैसे तुमने बोला कि कॉमर्स विद साइकोलॉजी का तो कोई वो ही नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, वो तुम्हारे स्कूल में नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स आर गिविंग मैथ्स की जगह साइकोलॉजी दे रहे हैं वो, क्योंकि इको प्लस साइकोलॉजी मेक्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। आप मार्केटिंग में जा सकते हो, बहुत चीजें कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा साइंस की स्ट्रीम में भी बहुत सारी जगहों पर, जैसे नॉन मेड के और मेडिकल के बच्चों को आजकल साइंस साइकोलॉजी दी जा रही है एज अ 6th सब्जेक्ट। साइकाइट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट। ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकाइट्रिस्ट, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जिसकी बात तुम कर रहे हो, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वो साइकाइट्रिस्ट है। उसके लिए तुम्हें पीसीबी लेनी पड़ेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। एमफिल कर सकते हैं ना, मतलब एमफिल तो हटा दिया है, बट देयर आर वेरियस मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं। हाँ अच्छी बात है, तुम अभी से रिसर्च कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वरना बच्चे ये रिसर्च 12th में जाके करते हैं तो दे फील कंफ्यूज। अच्छी बात है कि तुम अभी से ये रिसर्च कर रहे हो, वेरी गुड। बाकी हाँ, यू कैन बी अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डूइंग ह्यूमैनिटीज के जरिए साइकोलॉजी। ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, तो उसमें फिजिक्स चाहिए होगी ना। ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। मतलब यू कैन कंसीडर, अभी भी तुम्हारे पास में टाइम है, तो तुम बायो और साइकोलॉजी को साथ लेकर चल सकते हो, तो तुम आगे न्यूरो साइंस में भी जा सकते हो, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ लोगे और साइकोलॉजी पढ़ लोगे तो न्यूरो साइंस में भी जा सकते हो। वी आर गोइंग टू स्टडी कैसे न्यूरो साइंस भी साइकोलॉजी से ही निकला है, ठीक है। सो वेयर वाज आई,
हाँ ओके, तो बहुत सारी साइंस स्ट्रीम्स में भी साइकोलॉजी दी जाती है। बैचलर्स के अंडर देख लो या पीजी के अंडर यानी कि मास्टर्स के अंडर भी देख लो, तो साइंस के अंडर भी साइकोलॉजी जो है वो दी जा रही है आज की डेट में। इट्स नो मोर अ सोशल साइंस डिग्री, ठीक है। सो इस तरीके से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो एमर्जिंग डिसिप्लिन हैं आज की डेट में, जो सबसे ज्यादा इमर्जिंग डिसिप्लिन हैं वो साइकोलॉजी से ही निकले हैं, और वो है न्यूरोसाइंस एंड कंप्यूटर साइंस। न्यूरोसाइंस क्या होता है अकॉर्डिंग टू यू? एनीथिंग एल्स? ओके, मुझे लगा यू वांटेड टू ऐड समथिंग। बाकी अगर नहीं आता है तो विच इज फाइन, क्योंकि तुम साइकोलॉजी पहली बार पढ़ रहे हो यहाँ पे, तो दैट इज वाई आई एम हेयर ना, तो यू डोंट हैव टू फील inferior about it. It's absolutely fine. Okay, so neuroscience, yes, it involves your CNS, that is central nervous system. तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी चीजें हो रही हैं वो न्यूरोसाइंस पढ़ता है। और न्यूरोसाइंस कैसे पढ़ता है? विद वेरियस ब्रेन इमेजिंग टेक्निक, जैसे एमआरआई, एफएमआरआई, ईईजी, जितने भी ब्रेन स्कैन्स होते हैं, जितने भी ईईजी के स्कैन्स होते हैं, वो सारे के सारे न्यूरोसाइंस के अंडर ही आए हैं। और जो भी आज ब्रेन इमेजिंग टेक्निक जो है वो इमर्ज हुई है, वो न्यूरोसाइंस के अंडर ही इमर्ज हुई है। एंड अगेन अगर ब्रेन के बारे में, हाँ हाँ, तो अगर ब्रेन के बारे में अगर हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे ही नहीं तो न्यूरोसाइंस कहाँ से निकलेगा? ठीक है, इट्स ओके सर। सो दिस इज हाउ न्यूरोसाइंस हैज इमर्ज फ्रॉम द साइकोलॉजी इटसेल्फ। कमिंग मूविंग ऑन टू कंप्यूटर साइंस। अब जो कंप्यूटर साइंस होता है, जैसे आज की डेट में जो सबसे ज्यादा इमर्जिंग है वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आज अगर हम बात करें कि चैट जीपीटी से लोग अपने मन की बातें कर रहे हैं, उससे फॉर्मल चीजें भी लिखवा रहे हैं। हाँ, तो वो कैसे दे रहा है तुम्हें ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन? एक तो ठीक है वो सोर्सेज से भी निकालता है, गूगल से निकालेगा, बहुत सारी सोर्सेज उसके पास में, आजकल तो वो मेंशन भी करने लग गया कि कौन सी सोर्सेज से निकाल रहा हूँ मैं इन्फॉर्मेशन। बट इसके अलावा भी जैसे तुम अगर उससे इनफॉर्मली भी बात करते हो तो वो तुमसे इनफॉर्मली चैट कर रहा है। तुम अगर उससे फ्रेंड की तरह बात करोगे तो तुमसे उतना ही ट्राइज टू एम्पथाइज, बट ही एम्पथाइजेस ओवरली, कि मतलब अगर कोई सुसाइड करने का पूछ रहा है तो ये भी बता रहा है अच्छा इस तरीके से सुसाइड कर ले। हैव यू रेड अबाउट दैट? हाँ, बॉम्ब बनाना भी, एग्जैक्टली पॉइजन बनाना भी। तो मतलब ठीक है, उसको बाउंड्री नहीं समझ में आ रही है। एज ह्यूमन बींग्स वी अंडरस्टैंड दीज एथिक्स। ओके तो वही है, उसको बाउंड्री नहीं समझ में आ रही है क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो अगर हम देखें जो चैट जीपीटी है या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आज तुमसे ह्यूमंस की तरह, सम हाउ ह्यूमंस की तरह बात कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको ह्यूमंस के बारे में पढ़ाया गया होगा, उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर डाला गया होगा। सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारी चीजें डाली गई होंगी, हमारी लैंग्वेज, द काइंड ऑफ लैंग्वेज वी यूज, द काइंड ऑफ टोन वी यूज, एवरीथिंग इज बीइंग मिमिक्ड बाय द एआई। और हमेशा से ही जो कंप्यूटर्स डेवलप हुए थे वो इसलिए ही डेवलप हुए थे क्योंकि समहाउ वो हमारे माइंड को या ब्रेन को मिमिक करते थे। तो कंप्यूटर साइंस या फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो न्यूरो साइंस है वो साइकोलॉजी से ही निकले हैं। तो आई थिंक जो लोग तुम्हें ये बोलेंगे साइकोलॉजी लेने के बाद में साइकोलॉजी में स्कोप नहीं है, उनको ये सारी बातें बताना, साइकोलॉजी में बहुत स्कोप है। तो ऐसा कोई, अब तुम खुद सोचो कि कहीं कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व नहीं है? कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ह्यूमन बींग्स बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है? ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है। तो जहां जहां हर जगह अगर ह्यूमन बींग्स हैं तो हर जगह साइकोलॉजी तो लगेगी ना, बिकॉज वी स्टडी मेंटल प्रोसेसेस, बिहेवियर्स एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, ओके। सो
एक तरीके से जो साइकोलॉजी है उसकी दो पैरेलल स्ट्रीम्स हैं आज। Two parallel streams of psychology. ये जो दो स्ट्रीम्स हैं वो समहाउ एक दूसरे से अलग होती हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ में कभी कभी मर्ज करके भी काम करती हैं। ठीक है, सो साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस एंड साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। ठीक है, ये दो पैरेलल स्ट्रीम्स हैं जो एक साथ भी काम करती हैं और अलग अलग भी हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन जनरली या तो 6 नंबर का भी आ जाता है, दैट डिफरेंशिएट बिटवीन साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस, या फिर 3 नंबर का अकेला क्वेश्चन भी आ सकता है, दैट एक्सप्लेन साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस और एक्सप्लेन साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। तो अच्छे से समझना, and it is somehow interesting. ओके, तो सबसे पहले समझते हैं साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। ओके, तो जो मेथड्स यूज होते हैं साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस में, वो हम फिजिकल साइंस और बायोलॉजी के यूज करते हैं। तो जो भी मेथड्स हम फिजिकल साइंस और बायोलॉजी में यूज करते हैं, वही मेथड्स हम साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस में यूज करते हैं। अब जो साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस है वो फोकस करता है कि उसके जितने भी प्रिंसिपल्स हों वो बायोलॉजी से रिलेटेड हों। ठीक है, इसके अलावा वो भी अज्यूम करता है कि जो बिहेवियरल फिनोमिना है दैट हैव कॉजेस व्हिच कैन बी डिस्कवर्ड इफ वी कैन कलेक्ट डेटा सिस्टमैटिकली अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। हम चीजों को तभी समझ सकते हैं, अब मैं एक एक लाइन इसलिए रीड करके समझाऊंगी क्योंकि जब नोट्स खोल के बैठोगे तो वो लाइन समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं एक एक लाइन रीड करूंगी और फिर उसको इलाबोरेट करूंगी। ठीक है, तो साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस ये बोलता है कि हमें अगर बिहेवियर के बारे में जानना है कि कोई भी बिहेवियर क्यों हो रहा है, तो हमें उसके बारे में सिस्टमैटिकली डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम वो डेटा कलेक्ट करेंगे और उस डेटा को फिर एनालाइज करेंगे तो हमारे पास में हमारे कॉजेज होंगे, उस वो बिहेवियर की एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है, here the aim of the researcher is to know the cause and effect relationship so that a prediction of the behavioral phenomena can be made and behavior can be controlled if need be। यानी कि हम किस में इंटरेस्टेड हैं, हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं कि एक स्टिमुलस और एक रिस्पॉन्स में या दो वेरिएबल्स में क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। अगर तुम्हें समझ में आ गया कि कोई भी बिहेवियर क्यों होता है तो तुम उसको प्रिडिक्ट कर पाओगे तो कंट्रोल कर पाओगे। अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि कार्ब ज्यादा खाने से जो इंसान है वो उसको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, प्रोटीन ज्यादा लेने से वो हेल्दी रहेगा या फिर जो उसके मसल्स हैं वो बिल्ड हो सकेंगे, तो ये क्या है, अब तुम इसको प्रिडिक्ट कर रहे हो तो इसको कंट्रोल भी कर सकते हो कि कल को तुम अपनी डाइट में चेंजेस कर सकते हो। इसी तरीके से हम यही बायोलॉजी का जो तरीका है वो साइकोलॉजी में फॉलो करते हैं। ठीक है, अब साइकोलॉजी हैज इट्स रूट्स इन फिलोसफी, ये मैंने पहली क्लास में ही पढ़ा दिया था कि जो साइकोलॉजी है वो फिलोसफी से ही निकला है। तो पहले हाउएवर मॉडर्न साइकोलॉजी हैज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड टू स्टडी साइकोलॉजिकल फिनोमेना। हम क्योंकि साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं, बायोलॉजी और फिजिकल साइंस की चीजें हम अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम साइंटिफिक डिसिप्लिन बन गए हैं। फिलोसफी आज भी सब्जेक्टिव है क्योंकि हर इंसान पे वेरी करता है, इसलिए हम उस पर रिलाय नहीं कर सकते हैं।
हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, इसलिए आप हम पर रिलाई कर सकते हो, ठीक है। Science plays a great deal of emphasis on objectivity, which can be obtained if there is a census on the definition of a concept and how it can be measured. हम साइंस पर क्यों रिलाई करते हैं? क्योंकि साइंस किस पर फोकस करती है? साइंस फोकस करती है ऑब्जेक्टिविटी पे। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है कि अगर मैंने कोई रिसर्च कंडक्ट करी, सेम रिसर्च सेम तरीके से थोड़े टाइम बाद या मे बी उसी टाइम पे कोई और इंसान आकर कर रहा है, तो जो रिसर्च होगी वो मोर और लेस सेम होगी, उसका जो कंक्लूजन आएगा वो मोर और लेस सेम आएगा, क्योंकि मैंने अपना पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट उठाकर सामने वाले को दे दिया कि ये लो चेक कर लो, ठीक है। तो एक तरीके से दैट इज वाई द साइंस इज ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं कि आंसर मोर और लेस सेम आएगा, ठीक है। Psychology was influenced by Descartes and later on by the developments in physics has grown by following what is called hypothetico-deductive model. अब साइकोलॉजी को जो इन्फ्लुएंस किया था वो डेस्कार्ट नाम के एक फिजिक्स ने किया था, ठीक है। ही वॉज अ फिजिशियन जिन्होंने साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस किया और उन्होंने वहीं से निकला एक मेथड हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। इन्फ्लुएंस मतलब जो चीजें फिजिक्स अप्लाई कर रही है वही चीजें साइकोलॉजी ने अप्लाई करनी शुरू कर दी। तो फिजिक्स भी हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल ही अप्लाई करती है, या जितनी भी साइंसेस आप पढ़ रहे हो, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जितनी भी साइंसेस हैं वो हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल ही अप्लाई कर रही है, एंड दैट इज हाउ इट गॉट इन्फ्लुएंस बाय साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी गॉट इन्फ्लुएंस बाय दिस, ठीक है। सो हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल क्या बोलता है कि अगर आपके पास में किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए कोई थ्योरी है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको थ्योरी बनानी पड़ेगी, और थ्योरी कैसे बनेगी? वो बनेगी एक्सपेरिमेंट से। तो आपको सबसे पहले थ्योरी बनानी है, देन आपके पास में उस चीज की एक्सप्लेनेशन है। दिस इज हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल। अब समझते हैं कि थ्योरी क्या होती है। ये अच्छे से समझना, ये जो साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये चैप्टर 2 में कंटिन्यू होगा। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल, ये सब कंटिन्यू होगा चैप्टर 2 में, ठीक है। तो सब कनेक्टेड है। सो हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल क्या बोलता है कि आपको थ्योरी बनानी पड़ेगी। अब समझते हैं कि थ्योरी क्या होती है। थ्योरी में सबसे पहले आपको क्या करना है? एक हाइपोथेसिस बनाना है। हाइपोथेसिस क्या होता है पता है? क्या होता है? यू वांट टू ट्राई? मतलब कोई बात नहीं, वो ऑन। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये एजम्पशन होती है या फिर टेंटेटिव आंसर होता है, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या है? एक टेंटेटिव आंसर है आपकी गिवन प्रॉब्लम का, या फिर एक एजम्पशन है। जैसे सपोज मैंने अज्यूम कर लिया कि एडोलेसेंट्स में गुस्सा इसलिए बढ़ रहा है, या फिर लोगों में गुस्सा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो अग्रेसिव कंटेंट बहुत कंज्यूम कर रहे हैं। अब मैंने क्या दिया? ये हाइपोथेसिस दिया है। अब मैं इसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट कर सकती हूँ। अग्रेसिव कंटेंट जैसे कुछ भी, गेमिंग है, मूवीज हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, सीरीज हैं। तुम अगर ये सब चीजें देख रहे हो तो तुम्हारा अग्रेशन बढ़ेगा। तुम देखो ना हमारी मूवीज में क्या करते हैं कोई, हाँ, अगर तुम कोई भी मूवी उठाकर देखो, कोई जो हमारा अपेरेंटली हीरो, तो कोई भी एक्टर है जो लीड एक्टर है, वो क्या करेगा? वो वायलेंस कर रहा है मूवी के अंदर, और उसके पीछे बहुत ही बढ़िया सा बीजीएम बजा रखा है उन्होंने, जिसमें लोगों को मिल जाती है किक कि वो एड्रेनलिन रश मिल रहा है। तो हम क्या करने लग जाते हैं कि अच्छा मैं भी अगर वायलेंस करूंगा या करूंगी तो मेरे पीछे भी वही म्यूजिक बजेगा। So we also try mimicking that, and somehow we become violent. So that is why we as a psychologist hate violent movies, because somehow it is making the children violent, ठीक है।
सो दिस इज माई अजम्पशन, दिस इज माई हाइपोथेसिस। मैंने हाइपोथेसिस बना लिया है, उसके बाद में मैं क्या करूंगी, डेटा कलेक्शन करूंगी। मतलब मैं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकती हूँ वेरियस मेथड से, कि मैंने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया बहुत सारे लोगों के ऊपर कि जेन्युइनली ऐसा हो रहा है क्या, कि अग्रेसिव कंटेंट जो लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उनका अग्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, अगर अब सपोज करते हैं मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया है, उसके बाद में मैं एनालिसिस ऑफ डेटा करूंगी। जो भी डेटा मेरे पास में आया उसका मैंने एनालिसिस किया, देन मैंने एक कंक्लूजन बनाया। अब अगर नहीं, वीडियो है तो सही तुम्हारे पास, उसमें आ जाएगा। नहीं, तुम्हें नोट्स दूंगी मैं, क्योंकि तुम शॉर्ट हैंड नोट्स नहीं लिख सकते हो साइकोलॉजी में। हाँ, अगर तुम्हें रेफरेंस चाहिए इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, कि रेफरेंस के लिए तो तुम रिकॉर्डिंग यूज कर ही सकते हो, क्योंकि शॉर्ट हैंड नोट्स लिखोगे मैम आधे से भी कम नंबर देगी, और बाल भारती वाली तो हाँ वो नहीं देती है नंबर। मतलब मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मतलब यहाँ पर तो मुझे 4 साल हुए हैं, दिस इज माय 4th ईयर इन A2S। बट इससे पहले से भी जो मैं पढ़ा रही हूँ साइकोलॉजी, बाल भारती के ही सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास में। उसके बाद में कहीं APJ वगैरह के आएंगे तो एक वन ऑफ माय स्टूडेंट वाज देयर, यशिका भूगरा, तुम्हारे ही स्कूल की पास आउट है। इसके पूरे साल मैम ने नंबर नहीं दिए, 70 में से 35, 40, 30, 40 पार नहीं करने दिया मैम ने उस लड़की को। 11th मिड से पढ़ाना शुरू किया था मैंने उसे, 12th निकल गई थी, 35 से ऊपर बच्ची के नंबर ही नहीं आ रहे थे। वो रो रही थी लिटरली, और मैं भी हैरान थी कि हो क्या रहा है, क्योंकि मेहनत तो पूरी कर रहे हैं हम। उसके बाद में बोर्ड्स में शी स्कोर्ड 95। नहीं देती हैं तुम्हारी टीचर नंबर। इस साल भी जो, मतलब इस साल तो मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट ले आए हैं मेरे बच्चे, मैं खुद हैरान हूँ कि कैसे अच्छा रिजल्ट आ गया है, मतलब मैम नंबर देना शुरू कर दिया है। नहीं मतलब जो मेरे और जो बच्चे उनके फेवरेट नहीं भी है ना, लाइक आई मैंने नाम लिया था पीनल, सुहानी, मेहल, धृति, ये सारे नाम मैंने लास्ट टाइम तुम्हारे सामने लिए थे। धृति सिन्हा, जिन्हें गर्ली बाल है, यस यस यस, वो लड़की मेरे पास क्रैश कोर्स के लिए आई थी, उसको सिर्फ मैंने 1.5 महीना पढ़ाया था, और 1.5 महीना ही पढ़ी है वो साइकोलॉजी, एंड शी स्कोर्ड 55 आउट ऑफ 70। तो ऐसा नहीं है। एंड बाल भारती जो तुम्हारी टीचर है यूज टू हेट धृति, उसने खुद बताया मुझे कि शी यूज टू हेट हर। डोंट वरी, ये मान ही जाएगा, इसलिए मैं इतनी बोल्ड ओपिनियन दे रही हूँ। पब्लिक नहीं जाएगी मतलब ये वीडियो। हाँ, मैं सिलेक्टिव वीडियोस ही पब्लिक डालती हूँ। हाँ कट भी हो सकता है, बट ठीक है कोई नहीं, पब्लिक नहीं जाएगा ये। सो यस दिस इज देयर, तुम्हारे स्कूल वाली टीचर नहीं देती। धृति के पास नहीं, वो ह्यूमैनिटीज की है। अच्छा, क्योंकि कर्ली है तो धृति मेरी वाली के भी है। आई डोंट नो, उसके पास पीसी भी नहीं है, या पता नहीं मुझे कोई मिसकंसेप्शन है, क्योंकि मैंने आज तक उससे उसकी स्ट्रीम पूछी ही नहीं है। अभी रुक जाओ, फोन मेरे पास है, एंड में दिखाइयो। ओके, सो मैंने हाइपोथेसिस लिया, डेटा कलेक्शन हो गई, और उसके बाद में मैंने डेटा को एनालाइज भी कर लिया, एंड देन मैं कंक्लूजन पे भी आ गई हूँ। अब अगर कंक्लूजन जो है, इफ इट इज इक्वल्स टू हाइपोथेसिस, आई हैव अ थ्योरी। इफ conclusion is not equals to hypothesis, then I don't have a theory। मुझे फिर दोबारा अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, या तो अपनी रिसर्च में कोई गलती ढूंढनी पड़ेगी, मे बी मैंने कोई गलती कर दी है, और ज्यादातर गलती जो होती है वो डेटा कलेक्शन में ही होती है, तो वहां या तो मुझे गलती ढूंढनी पड़ेगी, या फिर मुझे अपनी रिसर्च का टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। कौन सा वाला टॉपिक करवाया, सॉरी? हाँ, आई नो द देर इज अ साइकोलॉजिकल नोशन वर्सेस द कॉमन सेंसिकल नोशन।
क्या बोलूं यार, मैं क्या बोलूं। एनसीईआरटी खोल लो, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। शी इज अ गुड टीचर, ऑनेस्टली मैं बताऊं, शी इज अ, मैं पर्सनली कभी उनसे नहीं मिली, लेकिन उनके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। मतलब मुझे तो सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। तो उनके क्वेश्चन पेपर्स बहुत अच्छे होते हैं, दैट इज व्हाई आई फॉलो हर। बट हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि वो टीचर अच्छी है क्योंकि बोर्ड की चेकर है वो, और चेकिंग उनकी पूरी बोर्ड वाली होती है। इसलिए मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं 11th में पूरी बोर्ड वाली चेकिंग करूँ तुम्हारे टेस्ट में। तो उनकी बोर्ड की चेकिंग है, बट उनका मेरे को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर स्कूल की तरफ से एकेडमिक वर्क करने में इतना प्रेशर है जिसकी वजह से वो पढ़ा नहीं पाती। और ना मतलब सारे तो फिर वही ना, टीचर क्या क्या करे। जब अब देर इज अ रीजन ना आई लेफ्ट स्कूल। आई हैव बीन टू स्कूल, आई वाज पीजीटी कम काउंसलर, आई हैव बीन टू 2 स्कूल्स, बट मैंने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि क्रिएटिविटी नहीं आती थी बाहर। आज ही हुई थी मेरी बात तुम्हारी मम्मी से इस बारे में। तो बट वही ना, फिर उनसे बाकी काम करवाए जाते हैं, तो इसलिए उनकी शायद गलती नहीं है। पूरे दिन नहीं, मतलब अलग अलग बच्चों के साथ लेते होंगे ना। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो होता ही है, वो तो है ही। तो दैट इज वाई, मतलब तुम्हारी टीचर शायद बुरी नहीं है, तो उनके ऊपर ना काम का प्रेशर बहुत है। एंड प्लस शी इज आई थिंक एजेड, है ना। हाँ, शी इज एजेड। अब फिर वो यार थोड़ा सा बंदा इरिटेट भी तो हो जाता है विद एज, तो उनकी वो चीजें हैं। बट ठीक है, आई बी देयर फॉर यू। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, बाकी का वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास। जो साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस है वो नेक्स्ट क्लास में शुरू करवाओगे, क्योंकि फिर टू मच इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, तुम प्रोसेस नहीं कर पाओगे। ठीक है।